हेलो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स 2 में आज हम कार्नोट थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो डिपेंड करती है सिंक और सोर्स के टेम्परेचर पर। तो कार्नोट ने थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ से एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम को प्रपोज किया था। उनके अनुसार यदि कोई हीट इंजन दो सेम टेम्परेचर के बीच में कार्य करता है तो उसकी एफिशिएंसी समान होती है, चाहे वर्किंग सब्सटेंस कोई भी लिया जाए। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए माना कि दो रिवर्सिबल इंजन ए और बी हैं। ये देखिए यहाँ पर फिगर में आपको दिखाई दे रहे हैं। रिवर्सिबल इंजन ए है और रिवर्सिबल इंजन बी है। ये दोनों रिवर्सिबल इंजन टेम्परेचर T1 और T2 के बीच कार्य कर रहे हैं। इनकी एफिशिएंसी डिफरेंट है। अब मान लीजिए कि कोई भी रिवर्सिबल इंजन ए है जो सोर्स से T1 टेम्परेचर पर Q हीट एब्जॉर्ब करता है और हीट के एब्जॉर्प्शन से उसका कुछ पार्ट W1 कार्य में कन्वर्ट हो जाता है और जो शेष भाग होगा वो कितना होगा, Q माइनस W1 इक्वल टू Q1। तो जो शेष भाग होगा वो Q1 वो निम्न टेम्परेचर T2 पर सिंक को दे देता है। इसी प्रकार से सपोज जो दूसरा इंजन है बी, वो प्रत्येक साइकिल में, प्रत्येक चक्र में सोर्स से टेम्परेचर T1 पर Q हीट एब्जॉर्ब करता है और उसके कुछ पार्ट को W2 कार्य में कन्वर्ट कर देता है और जो शेष भाग होगा Q माइनस W2 इक्वल टू Q2 वो टेम्परेचर T2 पर सिंक को दे देता है। यदि इंजन B की एफिशिएंसी इंजन A की एफिशिएंसी से कम है तो W2 की वैल्यू जो होगी वो W1 से कम होगी और Q2 की वैल्यू Q1 से ज़्यादा होगी। अब मान लीजिए हम इन दोनों इंजन A और B को इस प्रकार से कपल किया जाए, युग्मित किया जाए कि इंजन A अग्र और इंजन B प्रति दिशा में कार्य करे। Means two engines A and B are coupled in such a way that engine A operates in forward direction while B in the opposite manner. This is permissible as both A and B are assumed to be reversible. चूँकि हम A और B दोनों को रिवर्सिबल मानते हैं इसीलिए यह परमिसिबल है। The heat and work change in coupled engines are, अब हम कैलकुलेट देखेंगे। यहाँ पर इंजन A है और इंजन B है, उनके लिए ऊष्मा का मान क्या होगा और कार्य का मान क्या होगा। T1 टेम्परेचर पर ऊष्मा परिवर्तन, हीट चेंज एट T1 टेम्परेचर, इंजन A के लिए प्लस Q होगी और इंजन B के लिए माइनस Q होगी। इसी प्रकार से वर्क डन, इंजन A के लिए प्लस W1 और इंजन B के लिए माइनस W2। बट हीट चेंज इन टेम्परेचर T2 वो टेम्परेचर T1 का बिल्कुल उल्टा होगा। यहाँ प्लस Q था तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस Q1 और यहाँ पर माइनस Q है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस Q2। इस प्रकार से ऑन कंप्लीटिंग साइकिल, एक पूर्ण चक्र होने के पश्चात, बोथ रिवर्सिबल इंजन रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, नो एक्सटर्नल चेंज इज अकर्ड, देन द नेट चेंज विल बी। किस प्रकार से होगा इसमें, कब, जब एक पूर्ण चक्र पूरा हो जाता है और पूरा होने के पश्चात दोनों रिवर्सिबल इंजन को अपनी मूल अवस्था में लाने पर
कोई बाह्य परिवर्तन न होने पर जो नेट परिवर्तन होगा वो इस प्रकार से होगा। हीट एब्जॉर्ब्ड एट T2 टेम्परेचर, T2 पर अवशोषित ऊष्मा किसके बराबर होगी? Q2 माइनस Q1 के बराबर। एक पूर्ण चक्र होने के पश्चात हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं। वर्क डन, जो किया गया कार्य वो किसके बराबर होगा? W1 माइनस W2 के बराबर। और चूंकि आप जानते हो Q1 किसके बराबर होगा? Q माइनस W1, जो हमने इंजन ए के लिए देखा था। इसी प्रकार से Q2 इक्वल टू किसके बराबर होगा? Q माइनस W2, जो कि हमने इंजन बी के लिए देखा था। तो इस प्रकार से हीट एब्जॉर्ब्ड एट T2 टेम्परेचर कितना होगा? Q2 माइनस Q1 के बराबर। और Q2 की वैल्यू आप जानते हो, Q2 किसके बराबर होगा? Q2 इक्वल होगा Q माइनस W2 के, और Q1 किसके बराबर होगा? Q प्लस W1 के बराबर। तो इस प्रकार से ये प्लस माइनस कैंसिल होने के बाद ये वैल्यू किसके बराबर होगी? W1 माइनस W2 के बराबर। और वो क्या है? किया गया कार्य, वर्क डन। तो इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि जो इमेजिनरी कपल्ड इंजन है, जो कि रिवर्सिबल इंजन है, T2 टेम्परेचर पर अवशोषित ऊष्मा को बिना किसी एक्सटर्नल परिवर्तन के पूर्ण रूप से कार्य में कन्वर्ट कर सकता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? इमेजिनरी कपल्ड इंजन की बात कर रहे हैं। तो जो कपल्ड इंजन होगा वो T2 टेम्परेचर पर अवशोषित ऊष्मा को बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के, यानी बिना किसी बाह्य परिवर्तन के पूर्ण रूप से कार्य में रूपांतरित कर सकता है। और चूंकि यह ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के विरुद्ध है। हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि वो पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं होता। कुछ ना कुछ एक्सटर्नल किसी भी सिस्टम को दी गई ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। ये हमने सेकेंड लॉ में देखा था। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई भी इमेजिनरी कपल्ड रिवर्सिबल इंजन है, वो T2 टेम्परेचर पर अवशोषित ऊष्मा को बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के पूर्ण रूप से, या बिना किसी एक्सटर्नल चेंज के पूर्ण रूप से कार्य में रूपांतरित कर सकता है। तो thus the efficiencies of two engines working between the same temperature could not be the different. इस प्रकार हम क्या देख सकते हैं कि समान ताप के बीच कार्य करने वाले दो रिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो भिन्न नहीं हो सकती। और यह जो नियम है वो कार्नोट थ्योरम, hence the Carnot theorem is in failure of second law of the thermodynamics. कार्नोट प्रमेय ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुक्रम में है। तो इसे हम एक अन्य प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। एक अन्य तरीके से भी हम इसको बता सकते हैं कि दो सेम टेम्परेचर के बीच कार्य करने वाले किसी भी इंजन की एफिशिएंसी कंप्लीट रिवर्सिबल कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से अधिक नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से हम कार्नोट थ्योरम के बारे में पूरा समझ सकते हैं कि कार्नोट थ्योरम क्या थी और इसको किस प्रकार से हमने इसको प्रपोज किया। अब हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, जो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपको एग्ज़ाम्स में, और जिनको आप केवल वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन सोर्स एंड सिंक इज 0.527 if the temperature of sink is 25 degree Celsius, then calculate the temperature of source. कि देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सोर्स और
सिंक के बीच कार्यरत एक रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी 0.527 दी गई है। सिंक का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो सोर्स का हमें कैलकुलेट करना है। आप जानते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ इंजन T1 माइनस T2 अपॉन T1 से हम कैलकुलेट करते हैं। एफिशिएंसी यहाँ पर दी हुई है। T2 मीन्स टेम्परेचर ऑफ सिंक यहाँ पर दिया हुआ है और हमें टेम्परेचर ऑफ सोर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। 273 से प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। यहाँ पर हमने एफिशिएंसी की वैल्यू रख दी है और T2 का मान रख दिया है, तो इस प्रकार से हम T1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो T1 कितना आ जाएगा 630 केल्विन या 357 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है जहाँ पर एफिशिएंसी दे रखी है, टेम्परेचर ऑफ सिंक दिया हुआ है, हमें सिर्फ टेम्परेचर ऑफ सोर्स निकालना था। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन वर्किंग बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि टेम्परेचर्स दे रखे हैं। यहाँ पर T1 100 डिग्री होगा और T2 25 डिग्री, मीन्स सोर्स और सिंक के टेम्परेचर्स यहाँ पर गिवन हैं। अब आपको कैलकुलेट करना है एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन। तो वेरी सिंपल, आप एफिशिएंसी निकालेंगे। पहले आप टेम्परेचर को कन्वर्ट कर देंगे केल्विन में और देन आप इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अगला देखिए कि 436.3 किलो कैलोरी हीट इज सप्लाइड टू कार्नोट इंजन। हाउ मच यूजफुल वर्क कैन बी डन बाय द इंजन। यहाँ पूछा गया है कि कितना उपयोगी कार्य किया गया जाएगा, यानी वर्क डन बाय द इंजन, इंजन के द्वारा किए गए उपयोगी कार्य की हमें गणना करनी है। विच वर्क्स बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। T1 और T2 की वैल्यूज दे रखी है यहाँ पर। एक कार्नोट इंजन को 436.3 किलो कैलोरी ऊष्मा प्रदान की गई। यह 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच कितना उपयोगी कार्य कर सकेगा। तो आपने कैलकुलेट किया था यूजफुल वर्क W किसके बराबर होगा, Q1 T1 माइनस T2 अपॉन T1 के बराबर। देखिए Q1 की वैल्यूज है, वैल्यू दी हुई है। T1 और T2 की वैल्यूज भी आपको यहाँ पर गिवन है। केवल आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा और आप W की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वर्क डन बाय इंजन आप फाइंड आउट कर लेंगे। अगला देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू हीट द इंटरनल पार्ट ऑफ हाउस एट 23 डिग्री सेल्सियस if the external temperature is 3 degree Celsius and 10 kilojoule per unit work is spent during this process। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि घर के आंतरिक भाग को 23 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रखने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की गणना कीजिए। यदि घर के बाहर का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस है और इस प्रोसेस में 10 किलो जूल प्रति इकाई कार्य नष्ट हो जाता है। तो हम जानते हैं कि Q1 अपॉन W किसके इक्वल होगा, T1 अपॉन T1 माइनस T2। ये सबसे स्टार्टिंग में आपने देखा था। T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर दोनों ही गिवन है। Q1 हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि आपको यहाँ पर ऊष्मा की गणना करनी है और वर्क कितना है 10 किलो जूल, कार्य का मान दिया हुआ है। तो सिंपल है, सारे मान आप यहाँ रखिए, Q1 आप कैलकुलेट कर सकेंगे। तो इस प्रकार से सभी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद Q1 कितना आएगा 148 किलो जूल। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमने कार्नोट साइकिल देखी थी और एफिशिएंसी निकाली थी और उसके आधार पर जितने भी न्यूमेरिकल्स हम बनते हैं वो हमने यहाँ पर देखे
और इसके अलावा भी और भी न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए, कुछ फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए। उसके बेसिस पर हम किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल आपको पूछे जाएं तो आप आराम से सोल्व कर लोगे। थैंक यू वेरी मच।